नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग एग्रोनॉमी के पहले पार्ट में कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन की कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं ये विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी हैं, चाहे वो एफओ हो, नाबार्ड हो, एनएससी हो, यूपी कैडेट हो, शुगर कैन सुपरवाइजर हो या आईसीआर जेआरएफ हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, ये सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन है एग्रोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एग्रोस। एग्रोनॉमी जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द एग्रोस से बना है। एग्रोस का क्या मतलब होता है? एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। एग्रोस का मतलब होता है, एग्रोस का मतलब फील्ड होता है। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है हार्टिकल्चर इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। हार्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है और ये लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है? हार्टस से बना है। तो हार्टस का क्या मतलब होता है? तो हार्टस का मतलब होता है क्या? कौन सा ऑप्शन सही होगा? हार्टस का मतलब होता है गार्डन। ठीक, हार्टस का मतलब होता है बगीचा, यानी कि हार्टस मतलब गार्डन है और कल्चर मतलब कल्ट्रा मतलब खेती, यानी कि कल्टीवेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है सीवियर फेमाइन इन बिहार इन द ईयर ऑफ। जो बिहार में सीवियर फेमाइन आया था, बिहार में एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, भूखमरी पड़ी थी, वो कब आया था? आया था वो 1874 में। देखो ये आंसर पहले ही टिक दिया आप लोगों को, 1874 में आया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एट देहरादून। मतलब एफआरआई जो है, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये देहरादून में स्थापित हुआ, लेकिन कब स्थापित हुआ? तो आपका राइट आंसर है 1906 में, यानी कि 1906 में। 1906 में देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आपका है, देखो अगला क्वेश्चन है इन द ईयर ऑफ 1901 से 1905। मतलब कि 1901 से 1905 के बीच पूरे भारत में 6 एग्रीकल्चर कॉलेज इस्टेब्लिश हुए थे। वो कौन कौन से, वो कॉलेज कहाँ कहाँ पे थे? पुणे, इलाहाबाद, सेबौर, नागपुर, लालपुर और कोयम्बटूर। तो क्या यह जो कथन क्वेश्चन में जो कहा गया है, क्या यह सही है? एक बार ध्यान से पढ़िए और पढ़ के बताइए कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। तो ये स्टेटमेंट जो कहा गया है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसमें फॉल्स क्या है? ये जो इलाहाबाद है, ये इलाहाबाद में नहीं था, कहाँ था? कानपुर में था। कहाँ था? कानपुर। कानपुर इसमें लिखा नहीं है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। फिर अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है मॉडर्न विलेज रूरल कंस्ट्रक्शन। क्या? मॉडर्न विलेज रूरल कंस्ट्रक्शन स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ। मतलब कि मॉडर्न विलेज रूरल कंस्ट्रक्शन स्कीम कब लॉन्च हुई थी, किस सन में लॉन्च हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या है? 1903 में, मतलब 1903 में। 1903 में मॉडर्न विलेज प्रोग्राम, ये स्कीम लॉन्च हुई थी। अगला क्वेश्चन है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द ईयर ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम था, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 1966 में, यानी कि 1966 में ये लॉन्च हुआ था। एक्सटेंशन का क्वेश्चन है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग बहुत से लोगों को पता भी हो कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। 1982 में कब? 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अब अगला क्वेश्चन क्या है? फुल फॉर्म ऑफ CRRI।
यानी कि CRRI का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रेडिस रिसर्च इंस्टीट्यूट? नहीं, तो गलत है। और सेंट्रल रेडग्राम रिसर्च इंस्टीट्यूट? ये भी गलत है। सेंट्रल रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट? ये भी गलत है। उसके बाद फिर क्या है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका सही आंसर है, यानी कि आंसर नंबर बी आपका जो है वो राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, मतलब एक एटीएम जिसको हम लिखते हैं, एक पैमाना है दाब मापने का, तो 1 ATM इज इक्वल टू कितना होता है? एक ATM बराबर होता है 1036 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। यानी कि अगर किसी हम नली में, किसी पाइप में 1036 सेंटीमीटर अगर हम पानी भर देंगे, 1036 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भर देंगे, इतने लेवल तक पानी भरेंगे, तो उसके सबसे निचले तल पे जो दबाव पड़ेगा, उसी दबाव को हम कितना बोलते हैं? एक ATM बोलते हैं, यानी कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक, अब अगला क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन कॉजेज, मतलब कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है, जिसे हम झूमिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, इसकी वजह से क्या होता है? वेदरिंग ज़्यादा होती है, कि सॉइल पोल्यूशन ज़्यादा होता है, कि सॉइल एरोजन ज़्यादा होता है, कि सॉइल फॉर्मेशन ज़्यादा होता है? तो आपका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका सी, यानी कि सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है इसको समझ दो। जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता क्या है कि जंगल को साफ किया जाता है, जंगल के पेड़ पौधे और झाड़ को साफ कर लेते हैं, और साफ करके वहाँ पर खेती करते हैं, और खेती करने के कुछ दिन बाद वहाँ से चले जाते हैं। तो पहली बात तो क्या किए? डिफॉरेस्टेशन किए, तो यानी कि फॉरेस्ट हटा दिया, वहाँ से जंगल काट दिया। अब वहाँ पे कुछ दिन खेती की, खेती करने के बाद जब वहाँ से वो चले गए, तो जब पानी बरसेगा तो वहाँ, चूँकि वहाँ की जो ज़मीन है वो अब ढकी नहीं है, कवर नहीं है, किसी झाड़ी से, पेड़ पौधे से कवर है नहीं, तो पानी जो बरसात का पानी आएगा वो वहाँ की मिट्टी को बहा ले जाएगा। जैसे कि दूब घास वाली जो खेत होते हैं, जिस खेत में दूब घास बरसात के समय में उगा रहता है, उस खेत से मिट्टी का बहाव, मिट्टी का कटाव नहीं होता है। जबकि जिस खेत में दूब घास कम होते हैं, या पेड़ पौधे नहीं होते हैं, या दूब घास नहीं होती है, वहाँ पर मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है। तो इसीलिए सॉइल इरोजन बढ़ता है। किसकी वजह से? शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या अर्थ है? केमिकल लेस फार्मिंग? ये तो हो नहीं सकता। ठीक, फर्टिलाइजर लेस फार्मिंग? ये भी नहीं हो सकता। नेचुरल फार्मिंग? ये हो सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग? ये भी हो सकता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी, यानी कि नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि टिकाऊ खेती। ठीक, टिकाऊ खेती को हम क्या कहते हैं? नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब नेचुरल रूप से अगर हम खेती करते हैं कि उसमें कोई केमिकल नहीं उपयोग करेंगे, फर्टिलाइजर उपयोग नहीं करेंगे, तो हम उसको नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं। लेकिन ये ऑप्शन दोनों नहीं सही हैं, क्योंकि इसमें केवल केमिकल लिखा है, फर्टिलाइजर है, इसमें फर्टिलाइजर लिखा है, केमिकल नहीं लिखा है। ठीक, तो इसीलिए ये गलत है। तो इसमें नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। आंसर काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग ही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? हिली एरिया में। हिली एरिया में जंगल होते हैं, तो वहाँ जंगल को काट के किया जाता है, तो ये राइट है। झारखंड में? हाँ, झारखंड में भी होता है। मध्य प्रदेश में होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑल ऑफ द एबव, सभी जगह पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, मतलब हिली एरिया में भी, झारखंड में भी और मध्य प्रदेश में भी। फिर अगला क्वेश्चन है, मिनिमम टिलेज वाज फर्स्टली स्टार्टेड। मिनिमम टिलेज जो है, यानी कि न्यून टिलेज कहाँ स्टार्ट की गई थी? यानी कि कम सस्यन, मतलब कि खेत की जुताई पताई कम करना, ये कब स्टार्ट किया गया था? फर्स्टली स्टार्ट किया गया था अमेरिका में। अमेरिका में एक समय क्या हुआ था कि वहाँ डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, पेट्रोलियम का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो वहाँ के किसानों ने क्या किया
कि एक फसल को काटा और दूसरी फसल को बिना जुताई के ही वैसे केवल बुआई कर दी फसल की, तो देखा प्रोडक्शन अच्छा हुआ, बिना जुताई के भी ठीक ठाक प्रोडक्शन हो गए। तो उन्होंने सोचा कि चलो ये मिनिमम टिलेज एक कॉन्सेप्ट निकाल देते हैं कि इसमें केवल हम सीड फसल को काट लेंगे और सीड ड्रिल से बुआई कर देंगे। जैसे मान लो कि इस समय धान की कटाई हो चुकी, तो धान की कटाई धान काट लेंगे, अगर खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में है तो सीड ड्रिल से धान गेहूं की डायरेक्ट बुआई कर देंगे, उसमें हम जुताई नहीं करेंगे, ठीक, प्राइमरी टिलेज नहीं करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम टिलेज कहते हैं। फिर अगला है सीड बेड प्रिपरेशन। सीड बेड प्रिपरेशन इज आल्सो नोन एज टिलेज। टिलेज को हम क्या कहते हैं, सीड बेड प्रिपरेशन, यानी जुताई को हम क्या कहते हैं, सीड बेड प्रिपरेशन। मतलब खेत को सीड के योग्य, बीज के बुआई के योग्य बनाना ही क्या कहलाता है, जुताई यानी कि टिलेज कहलाता है। Thanks for attending my class. If you like the video, do not forget to subscribe my channel Success with Smart Learning with Suga Classes for Agriculture. Thank you all. मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें जिससे और भी लोगों को ये जानकारी मिल सके। थैंक यू।